नमस्कार। सोचिए जरा, अफ्रीका में कहीं एक ज्वालामुखी फटता है और बस कुछ ही दिनों में उसकी राख हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे शहरों के आसमान को धुंधला कर देती है। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली वैज्ञानिक घटना है। तो आज हम इसी ज्वालामुखी के राख से भरे बादल के उस अविश्वसनीय सफर की पूरी कहानी समझेंगे। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई हजारों किलोमीटर दूर होने वाली कोई घटना हमारी हवा, हमारी उड़ानों और हमारी जिंदगी पर असर डाल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल डाल सकती है। और ये कैसे होता है? ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है। तो चलिए इस वैज्ञानिक जासूसी की कहानी को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सीधे इथियोपिया, जहां ये विस्फोट हुआ था। फिर हम उस राख के बादल का पीछा करेंगे, देखेंगे कि वो भारत तक कैसे पहुंचा। इसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ उसका क्या असर हुआ, और हाँ, सबसे जरूरी बात कि हम भविष्य के लिए इससे क्या सीख सकते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से, इथियोपिया के एक बहुत ही दूर दराज के कोने में, जहां एक भूवैज्ञानिक विशालकाय हजारों सालों से सो रहा था। बात है 23 नवंबर 2025 की। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी, जो हजारों सालों से एकदम शांत पड़ा था, अचानक एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट के साथ जाग उठा। ये इतनी बड़ी घटना थी कि दुनिया भर की सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग एजेंसीज की नजर तुरंत इस पर पड़ी। अब जरा इस विस्फोट की ताकत का अंदाजा लगाइए। इससे जो राख और गैस का गुबार उठा, वो आसमान में सीधे 15 किलोमीटर ऊपर तक गया। मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी लगभग 2 गुना ऊंचा। सोच सकते हैं कि यह कितना ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा। तो ठीक है, ये विशाल बादल आसमान में तो पहुंच गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो हजारों किलोमीटर दूर भारत तक पहुंचा कैसे। यहीं पर विज्ञान का असली जादू सामने आता है। इसका जवाब छिपा है अपर एयर विंड्स में। अब ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो ये आसमान के सुपर हाईवे हैं। ये हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाओं की नदियां हैं, जो अपने साथ राख, गैस या प्रदूषण जैसी चीजों को बड़ी आसानी से हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं। और बस इसी सुपर हाईवे पर सवार होकर राख के इस बादल ने अपना लंबा सफर शुरू किया। इथियोपिया से निकलकर ये लाल सागर और यमन के ऊपर से गुजरा। फिर इसने पूरा अरब सागर पार किया और कुछ ही दिनों में सीधा भारत के तट तक आ पहुंचा। 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर। तो कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो बादल भारत पहुंच गया, और यहां पहुंचते ही इसका असर 2 मुख्य चीजों पर दिखना शुरू हुआ, हमारी उड़ानों पर और हमारी हवा की क्वालिटी पर। देखिए, ज्वालामुखी की राख कोई मामूली धूल नहीं होती। इसमें कांच और पत्थर के बहुत ही छोटे नुकीले कण होते हैं, जो जेट इंजन के लिए बिल्कुल जहर की तरह हैं। जब कोई विमान इस राख के बीच से गुजरता है, तो ये कण इंजन के गर्म हिस्सों में जाकर पिघल जाते हैं और उसे जाम करके बंद भी कर सकते हैं। इसी खतरे की वजह से सुरक्षा के लिए भारत से यूरोप और खाड़ी देशों की तरफ जाने वाली कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या फिर उनके रास्ते बदल दिए गए। और जमीन पर भी इसका असर साफ साफ महसूस हो रहा था। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर तक हवा में PM 2.5 और PM 10, मतलब हवा में मौजूद बहुत ही बारीक कण, उनका स्तर अचानक बढ़ गया। आसमान में एक अजीब सी धुंध छा गई, विजिबिलिटी कम हो गई। और हाँ, कई लोगों ने यह भी नोटिस किया कि सूरज डूबते समय आसमान कुछ ज्यादा ही लाल और नारंगी दिख रहा था। अब ये सब देखकर मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये जो धुंधला आसमान था, क्या वो हमारे लिए खतरनाक था? चलिए इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, इस बादल में 2 मुख्य हानिकारक चीजें थीं। पहली वो ज्वालामुखी की राख। इसके बेहद छोटे कण सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में जाकर जलन, खांसी और सांस की तकलीफ पैदा कर सकते हैं। और दूसरी थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये एक तीखी गंध वाली गैस है जो आंखों और गले में जलन पैदा करती है और खास तौर पर अस्थमा के मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक राहत की बात भी है। हमारे भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये असर ज्यादातर अस्थायी था, मतलब लगभग 24 से 48 घंटे तक ही रहा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ दिनों तक खराब जरूर रहा, पर शुक्र है कि यह कोई लंबे समय तक चलने वाला संकट नहीं बना। तो इस पूरी घटना से हमें एक बहुत जरूरी सबक मिला है,
और अब सवाल ये है कि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आए तो विशेषज्ञ कुछ बहुत ही आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने को कहते हैं। जैसे बाहर निकलें तो N95 मास्क पहनें, घर की खिड़कियां बंद रखें और शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए खूब पानी पिएं। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए अपना इनहेलर पास रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक खास टिप, अगर कहीं राख जमा हो जाए तो उसे पानी से साफ करने की गलती ना करें क्योंकि वो कीचड़ बनकर और फैलेगी। उसे झाड़ू से सूखी ही साफ करना बेहतर है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी घटना पर सिर्फ भारत ही नजर नहीं रख रहा था। हमारा IMD, फ्रांस का टूलूज VAC, जो खास तौर पर ज्वालामुखी की राख पर नजर रखने वाला एक सेंटर है, और NASA, ESA जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट एजेंसियां सब मिलकर इस पर नजर बनाए हुए थे। ये दिखाता है कि हमारे वायुमंडल की सुरक्षा असल में एक वैश्विक जिम्मेदारी है जिसे कोई एक देश अकेले नहीं निभा सकता। तो आखिर में ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब, पूरी दुनिया, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली एक बड़ी घटना, चाहे वो ज्वालामुखी का फटना हो या कुछ और, हम सब पर असर डाल सकती है। तो सवाल यही है कि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो क्या हम उसके असर के लिए तैयार रहेंगे।